सिन्हा जी, मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ जी, बताओ। जैसे बैठ जाओ, कुर्सी ले लो। जी, जी, कुर्सी लेके बात करो। जी, आराम से। खड़े खड़े क्या काम करोगे? तो जितना भी आपने कुछ किया है, आप विद्वान हैं, बहुत दर्शन आप जानते हैं और धर्म के बारे में आप जानते हैं, मैंने बहुत आपका सुना है, जितना सुना है उतना कम है। तो आप क्या सैटिस्फाइड हैं इस सब से, जो कुछ आपने किया है? ये सिर्फ़ एक सामान्य-सा सवाल है। मैंने जो कुछ किया है वो मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। अच्छा। मैं तो पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में। हुँ, बस वो अपनी मेरी ड्यूटी थी पढ़ाने की, मैंने पढ़ा दिया। फिलोसफी पढ़ाता था, अरे कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ाता था। हुँ। तो ये तो जो पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी ने काम दिया था वही काम किया मैंने तो। और कोई अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया। तो आप इस काम से संतुष्ट हैं, किससे? जो भी आपने काम किया? नहीं, बात यह है, आदमी का संतोष जो है दो तरह से होता है। हुँ, एक तो होता है आदमी का कि आदमी के पास क्या चीज़ संग्रह कितना है। हुँ, और ये एक एक आदमी है कि वो है खुद क्या है, किस स्टेज पर है। तो दो तरह की बातें होती हैं। संग्रह से तो आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। ये हमने नहीं, पाश्चात्य दर्शन के भी बहुत सारे लोग, जिनका हम अभी कल ही पढ़ा रहे थे, शोपेनहावर को, हुँ, कि शोपेनहावर को लोग पैसिमिस्ट फिलोसफर क्यों कहते हैं। क्योंकि वो ये कहता है कि डिज़ायर जो है वो आदमी की कभी संतुष्ट नहीं होती। और एक डिज़ायर संतुष्ट हो जाए तो उसी को रिपीट करने की फिर इच्छा करता है वो। भूख लगने की डिज़ायर है, उसमें भूख मिल गई उसको, तो वो ये नहीं कह सकता वो संतुष्ट हो गया। बल्कि ये कोशिश करेगा 25 मिनट बाद मुझे फिर भूख लगे तो फिर ये बढ़िया माल खाने को मिल जाए। वो 25 मिनट बाद नहीं लगी तो दुखी हो जाएगा वो, कि अभी तक मुझे ये माल खाना है। तो हमारा जो पोजेशन है, संग्रह है, उस संग्रह से हमें संतुष्ट रहना चाहिए जितना हमारे पास है। लेकिन हम क्या हैं, क्योंकि हमें तो आगे बढ़ना, हमारा लक्ष्य है, भारतीय दर्शन का तो लक्ष्य है कि अंतिम में मोक्ष प्राप्त करना। हुँ। तो हम क्या हैं, वहाँ हमें संतुष्ट होकर नहीं बैठना चाहिए। वहाँ तो है कभी और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, जितनी कैपेसिटी है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। और अगर नहीं बढ़ा सकते, रुक रुक गए सामने, तब ये बड़ा दुखद मामला होगा कि अभी तो ज्ञान बहुत है। आरसा लॉन्गा विटा ब्रेविस, ज्ञान अनंत है और जीवन अल्प है। तो पाश्चात्य दर्शन वाले तो यही कहते थे भाई अल्प है तो खत्म हो गया। भारतीय दर्शन कहेगा अब बार बार तुझे जन्म लेना पड़ेगा, अगर तेरी ये इच्छा है तो बार बार जन्म लेगा, फिर ज्ञान सीखेगा, फिर ज्ञान। तो इसलिए हम कहाँ हैं, उससे संतुष्ट होकर बैठना तो ठीक नहीं रहता। फिर ये रहता है और आगे बढ़ो, और एक्वायर करो। तो ज्ञान का एक्विजिशन और संसार की वस्तुओं का एक्विजिशन अलग अलग चीज़ है। तो वहाँ से संतुष्ट हो जाना चाहिए। वहाँ से तो ये आदमी को जैसा मिल गया ठीक है। हमारे पास कार नहीं है, हम फिर भी संतुष्ट हैं। हमारे पास कोई बड़ा बंगला नहीं है, फिर भी संतुष्ट हैं। हुँ। लेकिन हमारे पास ये है कि हमें कोई नई, कहीं से नया ज्ञान मिलने का हो तो मुझे फ़ौरन कि अच्छा ये ज्ञान मिलना चाहिए। तो इसलिए संतुष्ट वाला प्रश्न जो है वो कैसे देखें, किस तरह से देखें। ज्ञान से तो कभी संतुष्ट होता ही नहीं आदमी, और आत्मा की तरफ बढ़ रहा है उससे भी कभी संतुष्ट नहीं होता। हुँ, जी। अच्छा सिन्हा जी, दूसरा सवाल है, जो आज के समय की परिस्थितियाँ हैं, हमारे भारत देश के कॉन्टेक्स्ट में ये बात मैं करना चाहता हूँ। जैसा जो कुछ भी है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि इस देश के लिए आज के समय 2-4 चीज़ें क्या होनी चाहिए आज के समय? 2-4 चीज़ें जो आपको लगता है? देश में बहुत समस्याएं हैं। राजनीतिक समस्याएं बहुत हैं, उनको राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने की बड़ी दिक्कत है। एक प्रांत दूसरे प्रांत से टकरा रहा है। एक प्रांत में उपद्रवी ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सारे नक्सलिए नक्सलिए छाए हुए हैं।
आसाम के अंदर जो लोग थे बोडोलैंड बनाना चाहते थे, वहाँ मिलिट्री को, फौज को अधिक पावर दी गई थी कि उन लोगों को जो थोड़े से भी रिबेलियन करते हैं, मिलिट्री उनको गोली भी मार सकती है, पूरी पावर है। अब उसको धीरे धीरे हटा रहे हैं, मणिपुर से हटा लिया। आज अखबार में आ गया कि आसाम से भी वो मिलिट्री की इस पावर, स्पेशल पावर को हटा लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ थोड़ी शांति हो गई है, वहाँ कोई आंदोलन नहीं है। इसी तरह से भाषाई दिक्कत भी हमारी पड़ रही है। एक देश एक भाषा, ये अभी तक नहीं हो पा रही। हम्म, हम हिंदी को अभी तक सारे देश की भाषा नहीं बना पाए। हम्म, उसके पीछे राजनीति खड़ी हो जाती है। मणिपुर में, नागालैंड में, बोडोलैंड में हिंदी का बड़ा विरोध है। दक्षिण में तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा विरोध है, केरल में इतना नहीं है। केरल के अंदर इतना नहीं है, तमिलनाडु में तो बहुत विरोध है हिंदी का। तो ये सारी समस्याएं राजनीतिक समस्याएं ज़्यादा हैं। इन राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई समाधान भी नहीं निकल रहा, बल्कि समस्या और बिगड़ती जा रही है। राजनीतिक समस्या ऐसी हो रही है कि अगर हमने मुसलमान ने अजान दी हम्म, तो हम उसका लाउड स्पीकर तोड़ देंगे जा करके। हम्म, और हम अगर डीजे बजा रहे हैं या हम अगर जगराते में ज़ोर ज़ोर से भजन गा रहे हैं, तो मुसलमान अगर आके तोड़ देगा तो कम्युनल झगड़े हो जाएंगे, बहुत सारे आदमी मर जाएंगे। तो ये हेट्रेट दूर नहीं हो पा रही, घृणा की वृत्तियाँ। अब कई जगह ऐसा हुआ है, जोधपुर में भी झगड़ा हुआ, और जगह कुराली में झगड़ा हुआ। इस समस्या का क्या समाधान निकलेगा? निराशावादी लोग तो वही कहते हैं, वही समस्या का ही समाधान निकलेगा कि फिर से मुसलमानों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और हिंदू एक जगह इकट्ठे हो जाएं। तो इसका मतलब एक बार और बंटवारा देश का करा जाए कि भाई बिहार और यूपी के क्षेत्रों में मुसलमान बहुत ज़्यादा हैं, तो हैदराबाद के दक्षिण के मुसलमानों को यहाँ ला करके बसा दिया जाए, यहाँ के हिंदुओं को दक्षिण में लेकर बसा दिया जाए, और ये इलाका जो है मुस्लिम इलाका घोषित कर दिया जाए, ताकि वहाँ कोई हिंदू जुलूस ना निकले कोई और। लेकिन ये तो समस्या देश के लिए घातक है, जो लोग ये निराशावादी समस्या बता रहे हैं। अब आशावादी समस्या अभी कोई निकल नहीं रही। आज भी कर्नाटक का आया कि वहाँ कर्नाटक में लाउड स्पीकर उतार दिए गए। तो लाउड स्पीकर का प्रयोग करना जो है, जब ये कहते हैं कि कर्नाटक कोर्ट में गए मुसलमान कि हमें लाउड स्पीकर की परमिशन दी जाए, तो कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर बजाना इस्लाम के किसी नियम के अंदर नहीं है। तो जब इस्लाम पैदा हुआ था तब लाउड स्पीकर थे ही नहीं, वो नियमों कहाँ से आ जाएगा? अगर इस्लाम उस समय लाउड स्पीकर पैदा हो जाते, तब इस्लाम के नियम बनाने वाले बनाते कि ये चीज़ लाउड स्पीकर पर करनी चाहिए। ये नहीं, हमारे धर्म में भी लाउड स्पीकर की कहीं मनुस्मृति में या किसी वैदिक साहित्य में कहीं है जिक्र? कहीं नहीं। फिर हम लाउड बजा रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। तो लाउड स्पीकर की नीति इतनी चल रही है कि जिसके बारे में, तो ये समस्याएं बड़ी कठिन होती जा रही हैं। इन समस्याओं को सुलझाने का अभी कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा। हमारे प्रधानमंत्री भाषण तो बहुत दे रहे हैं कि देश में अगर शांति नहीं हुई तो शत्रु उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे देश के अंदर कुछ गड़बड़ करा सकते हैं। लेकिन उस भाषण का कोई समाज पर तो असर नहीं पड़ रहा। तो समाज को जब तक हम इस बात के लिए तैयार ना करें कि हमें एक दूसरे को सहन करना चाहिए, अगर उनकी कोई जुलूस निकल रहा है और उसमें लाउड स्पीकर बज रहा है तो हम सहन करें, और हमारा कोई जुलूस निकल रहा है उसमें लाउड स्पीकर बज रहा है तो मुसलमान उसको सहन करें। ये सहनशीलता कैसे आएगी? ये एक सपना सा दिखाई दे रहा है। ये सहनशीलता आ सकती है शिक्षा के माध्यम से।
लेकिन शिक्षा में इसका कहीं प्रावधान ही नहीं है। सहनशीलता का कोई सिलेबस ही नहीं है। सहनशीलता का कोई, नैतिक शिक्षा में भी कहीं सहनशीलता की पढ़ाई तो जाती है, लेकिन सहनशीलता व्यवहार में हो ऐसी नहीं आ रही। तो ये समस्या जो है, इनका समाधान निकालना बड़ा मुश्किल है। और इस समाधान को हम फिलॉसफी के द्वारा इसलिए नहीं निकाल सकते कि लोग एक तो फिलॉसफी से अनभिज्ञ हैं। हम्म, अब कल एक बहुत बड़ा, आपने अखबार में पढ़ा होगा, कल यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा सेमिनार था, बहुत बड़ा, हम्म, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। योगा एंड मेडिटेशन। हम्म, लेकिन जितने वो बड़े बड़े आदमी आए हुए थे, वो योगा को समझ रहे थे कि पेट में दर्द हो तो ये आसन कर लो, टांग में दर्द हो तो। मैंने वहाँ 1.5 घंटे भाषण ये दिया कि योगा तो एक स्पिरिचुअल विज्ञान है, ये पेट के दर्द का इलाज नहीं है योगा। और 1.5 घंटे फिर ये बताया कि योग क्या है, योग तो नैतिक और स्पिरिचुअल चीज़ है। अब जो योग के बड़े बड़े आदमी, कोई चंडीगढ़ से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, वो योग को उसका स्पिरिचुअल और नैतिक पक्ष वो समझते ही नहीं। और योग का बड़ा बड़ा नाम, कोई योगी राज फलाने, कोई योगी राज फलाने। तो दर्शन शास्त्र को लोग समझने की कोशिश नहीं करते। अगर वो दर्शन शास्त्र को समझें तो उन्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे सारे। लेकिन लोगों की दर्शन में बहुत कम रुचि है, राजनीति में ज़्यादा रुचि है। और जब राजनीति जो है वो किसी नैतिकता की समस्या का समाधान नहीं निकाल सकते, तो आप लोगों के मन में जब अपना गहरा दर्शन उतारोगे, मानवीय दर्शन उतारोगे, तब लोगों के अंदर ये आएगा सारा कि भाई संसार में सभी मानव हैं और सब मानवों को अपने अपने ढंग से ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है, उसकी फ्रीडम भी है। और उस फ्रीडम में इंटरफियर करना हमारा काम नहीं है। तो ज़रूरत यह है कि फिलॉसफी को लोग पढ़ते नहीं, और राजनीति के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसलिए अभी कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा कि इसका क्या होगा। अब हम इस पर जो बोलते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा, कितने लाख आदमी जो हैं वो इस बात के लिए कहते हैं कि ये आपने सब फिलॉसफी में बड़ी बढ़िया बात कही। भाई बढ़िया बात तो बढ़िया कही तुमने, लेकिन ये इस पर सुन लिया तुमने, इतनी बात कही, अपने जीवन में इसको सुनने की कोशिश करो फिलॉसफी को। और जब जीवन में सुनोगे तो इसको फिर जीवन में उतारने की भी कोशिश करो। तो जब ये जीवन में नैतिकता उतरेगी, जब तक नैतिकता नहीं उतरेगी हमारे जीवन में, राजनीतिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। राजनीति में तो वोटों की नीति होती है कि हमें वोट किस तरह मिलेगी, सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, समाज का नुकसान होगा या समाज का फायदा होगा। ये राजनीति में ऐसा नहीं थे। राजनीति के बारे में तो तुलसीदास जी ने बड़े कठोर शब्द कहे हैं, ऊंच निवास नीच करतुति, देख सके न पराई विभूति। जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं राजनीति में, वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए नीच से नीच करतूत कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि कितना नीच करतूत काम करेंगे। मैंने बहुत पहले की बात है, अब तो नहीं, जब हमारे पहली सरकार बनी थी उसमें हमारे एक मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो मैंने एक लेख लिखा था इसी तुलसीदास जी की इस बात पर कि एक नेता जो थे वो इलेक्शन में खड़े हुए, तो जब वो जाते थे, बड़ा इंतजाम हुआ है, बड़े लाउड स्पीकर लगे हैं, बड़ी दरिया बिछी हैं, लेकिन जनता थोड़ी सी बैठी हुई दिखाई दे रही है। तो कहने लगे जनता उनता इकट्ठी नहीं होती, कैसे, कैसा तरीका बना है। तो लोगों ने कहा ऐसा कर लो कि बम्बई से किसी एक्टर को बुला लो, उस एक्टर के कारण से जनता इकट्ठी हो जाएगी, फिर अपनी बात रखो वहाँ राजनीति के कि मुझे वोट दो इलेक्शन। तो उन्होंने बम्बई से एक एक्टर को, बहुत बढ़िया बड़ा नामी एक्टर था, उसको बुला लिया, पैसे भी खर्च करने शुरू कर दिए बहुत ज़्यादा, और उस एक्टर के नाम से जनता भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तो बड़े खुश हुए। तो तीसरे चौथे दिन उनकी लड़की कहने लगी
है तो ये कहानी, मैंने कहानी लिखी थी, पता नहीं सच्ची हो या गलत हो, लेकिन कहानी मैंने लिखी थी। वो उनकी लड़की कहने लगी मैं तुम्हारा पोस्टर लगाने प्रचार करने नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा अब तो इतनी भीड़ इकट्ठी शुरू हुई है, अब तो रौनक आनी शुरू है, अब तो मना कर रही है। उसने कहा मेरी इज्जत पर हाथ डाल दिया गया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, मैं नहीं जाऊंगी। तो वो एकदम बड़े गुस्से में आ गए, अंदर से बंदूक लाए निकाल करके, तेरी इज्जत पे हाथ डालने वाला कौन है, गोली मार दूंगा उसका। वो कहने लगी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन नहीं बताना पड़ेगा तुझे, नहीं तो तेरे गोली मार दूंगी। उसने कहा ये जो तुमने एक्टर बुलाया बम्बई से, मैं इसके साथ जाती हूँ और सारी सारी रात सारे सारे दिन सारे मैं पोस्टर बांटते करती हूँ, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। तो उन्होंने क्या काम किया कि बंदूक जो उठाई थी वो जाके कोने में रख दी और कहने लगे बेटी जब तेरी इज्जत लूटी गई थी तो 8-10 दिन और इलेक्शन मेरा हो जाने देती और खामोश बैठी रहती, क्या बात थी उसमें। तो वो जो मिनिस्टर थे, हालांकि उनसे संबंध नहीं था, वो मेरे पास आए, कहने आपने सारे मिनिस्टरों पर गंद उछाली है, सारे मिनिस्टर यही काम करते हैं क्या। मैंने कहा मैंने मिनिस्टरों पर गंद नहीं उछाली, मैंने तो तुलसीदास की इस चौपाई को क्लियर करने के लिए कहानी लिखी कि जो अपने जो नीच ऊंचे पदों पर बैठे हुए हैं आदमी, वो अपनी गद्दी को बचाने के लिए और अपनी गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए नीच से नीच काम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैंने तो इसको एक्सप्लेन किया, उसमें मुझे गद्दी मिल जाए इसके लिए कुछ करें। तो राजनीति इसका समाधान नहीं निकाल पा रही। इसका निपात तो जब शिक्षा में सुधार होकर के और नैतिक शिक्षा लोगों को मिलेगी और नैतिकता में भी गहरी फिलॉसफी मानवता की मिलेगी, तब जाके कोई सुधार निकलेगा। बाकी देखो समाज में टॉलरेंस कैसे पैदा हो, ये तो जनता ही सोचेगी। जिनको जिनको हम गद्दी पर बिठा रहे हैं वो आपस में टकराव कराएंगे लोगों का, समाज को तोड़वाएंगे या समाज के अंदर शांति लाएंगे। तो ये सोच करके जब उनको वोट देंगे तो ऐसे लोग आएंगे जो देश में शांति स्थापित करने वाले हों। और सिर्फ हमने अपने जाति के आधार पर या अपने स्वार्थों के आधार पर किसी को बिठा दिया तो वो तो यही कोशिश करेगा कि आइंदा मुझे कैसे वोट मिलें, अगर लोगों को लड़वा के वोट मिल सकते हैं तो लड़ाओ इनको। तो ये समस्या राजनीतिक समस्या है, नैतिक समस्या नहीं है। जब ये नैतिक बन जाएगी तो बिल्कुल शांति शांति हो जाएगी देश में। अब देख लीजिए कैसे करना है आपको। नौजवान और समाज इसके लिए क्या कर सकता है सिन्हा जी? नौजवान बहुत कुछ कर सकता है लेकिन वो कर नहीं रहा, क्योंकि उसको भी नैतिक शिक्षा नहीं मिल रही। जब विवेकानंद पहली बार आए थे अमेरिका से लौट करके और वहाँ से बड़े विजयी होकर के आए थे वो, तो उनका मद्रास में बहुत तकड़ा स्वागत हुआ, बहुत तकड़ा। तो उन्होंने जो वहाँ के सारे युवक थे उन युवकों को एक संदेश दिया था। वो संदेश की एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है। वो लाइन ये है कि जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाते, उनकी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, उनकी गर्दन भी झुक जाती है, रीढ़ की हड्डी भी, इसलिए वो और भी दूर का नहीं देख पाते। इसलिए जो जिनके हाथ में तुमने देश की कमान दे रखी है, वो जो नीति बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि 2 साल या 4 साल के लिए हमें लाभ मिल जाए इससे। लेकिन युवक जो है, जो सर उठा के खड़ा करता है, वो पता नहीं कितनी दूर तक का देख सकता है। तो यूथ जो नीतियाँ बनाएगा वो 100 साल की नीतियाँ बनेंगी देश की। तो यूथ को ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी कि मैं कैसा देश बनाऊंगा। मुझे नाली की गंदगी में रहना है या मुझे गुलाब की सुगंधी में रहना है। तो ये यूथ को निर्णय करना पड़ेगा। और कल मैंने यही बात कही थी कि उन्होंने यूथ को कहा कि तुम अपने देश की अपने अंदर एक संवेदना पैदा करो, वो है नहीं तुम्हारे अंदर। दुनिया को मैं घूमा हूँ, दुनिया में मैंने देखा है कि आज इतना पतन होने के बाद भी सबसे ज़्यादा कैरेक्टरवान लड़का हमारे बच्चे हमारे ही देश में है। और देशों में कैरेक्टर का बिल्कुल नाश हो चुका है। हमारे देश में आज भी हमारे देश में आज भी जो युवा है वो सत्य से डरता है, यानी सत्य का मतलब भगवान से डरता है जी।
तो और देशों में मैंने देखा वहाँ बिल्कुल भगवान का नाच, भगवान को ही नाच कर दिया उन्होंने। लेकिन हमारे देश में एक कमी है यूथ में, वो है संवेदना। समाज के प्रति संवेदना पैदा करो, मैं समाज को कैसे ठीक रख सकता हूँ। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते तो इतना यहाँ से शुरू करो। कह पहले मैं जब अमेरिका में भाषण दे रहा था और सारे अमेरिका में बड़ी उसकी, तो लोग आते थे, बड़ा बढ़िया बढ़िया माल लेकर के आते थे, भेंट करते थे, तो मुझे तो खिला जाते थे वो। लेकिन जब मैं रात को सोता था तो मैं ये कहता था कि मुझे तो आज खीर मिल गई खाने के लिए, हलवा मिल गया खाने, और वहाँ जो भी बनती होंगी चीज़ें अमेरिका में। लेकिन आज मेरे देश के कितने बच्चे ऐसे होंगे जो नाली में पड़े हुए हैं, उनकी माँ को मजदूरी नहीं मिली, उसकी माँ का दूध भी नहीं उतर रहा, भूखे सोए होंगे, रो रहे होंगे, उनको दूध नहीं मिल रहा होगा। तो कहते मैं सन्यासियों को दे तो, लेकिन जब मैं सुबह को उठता हूँ तो मेरा तकिया जो है बिल्कुल आंसुओं से भीगा हुआ होता है। तो तुम अगर कुछ भी नहीं दे सकते तो एक चीज़ पैदा करो, अपने मन में संवेदना जगाओ। जब रात को सोया करो तो यही सोच कर सोया करो, आज मेरे देश के कितने लोग भूखे सोए होंगे, आज मेरे देश की कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको कपड़े पहनने को नहीं मिले होंगे, तो फटे कपड़े से अपना शरीर ढक रहे होंगे। तो कहते वो जो तुम्हारे एक एक दो दो आंसू गिरेंगे वो इस देश का भाग्य बदल देंगे। बस संवेदना आते ही तुम्हारे मन में, जहाँ संवेदना जागी देश के प्रति, इस देश का भाग्य बदल जाएगा। तो युवक की संवेदना कोई नहीं रख विवाह कर। मैं तो लोगों को खूब किताबें बांटता हूँ, टू द यूथ ऑफ इंडिया, कि ये पढ़ा करो बच्चों, संवेदना जागेगी तुम्हारे हृदय में। तो ऐसे लोग चाहिए देश में जो राजनीति न लड़ाएं, बल्कि युवक के अंदर सबसे बड़ी चीज़ संवेदना जगाएं। मेरे देश में शांति रहनी चाहिए, मेरे देश में प्रेम बढ़ना चाहिए, मेरे देश के अंदर कोई भूखा ना रहे, मेरे देश के अंदर कोई नंगा ना रहे। ये संवेदना जब उस यूथ में जाग जाएगी तो विवेकानंद जी कह रहे हैं फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप ऐसी नीतियाँ निकलेंगी तुम्हारे मन से कि देश का भाग बदल जाएगा। तो युवा विवेकानंद की तरह के युवा जो नीति बनाएगा वो 100 साल तक सोच के बनाएगा।